एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और बहुत अरसे के बाद आरआरबी की तरफ से इतना हम लोग ट्विटर पे कैंपेन होने के बाद बहुत ही अरसे के बाद आरआरबी की तरफ से कुछ वैकेंसी जारी किया गया और इसमें हुज अमाउंट ऑफ वैकेंसी जारी करना था, बट अभी सिर्फ एएलपी का ही वैकेंसी जारी किया गया और एएलपी का वैकेंसी मात्र 5,696 वैकेंसी जारी किया गया। तो फिर भी कुछ न कुछ आप लोग को वैकेंसी आया और भी कुछ वैकेंसी आने वाला है। तो अगर सरकार का नियत सही रहेगा तो हो सकता है कि आप लोग को मार्च तक आरआरबी जेई का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा, उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ उससे पहले आप लोग को एएलपी के बाद जो है ना टेक्नीशियन जो 12th लेवल बेस पे है उसका भी आप लोग को वैकेंसी आएगा, क्योंकि आने था अप्रोक्स हमको लगा 25 से 30 हज़ार के आसपास वैकेंसी, बट बहुत ही कम वैकेंसी आया, मात्र 5,696 वैकेंसी यहाँ को देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो भी वैकेंसी आया है उसी पे हम लोग को काम करना है और उसी के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए लगना है। तो जितना भी कैंडिडेट है जो 10th प्लस आईटीआई की हैं, तो आईटीआई क्या है कि आईटीआई किसी भी सेक्टर से आप अगर आईटीआई किए हैं ना तो आप इसमें एलिजिबल है। उसके साथ साथ क्या है कि आप लोग जो आपका आई है, देखिए वो मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी हो जाता है एएलपी के लिए, जिसमें आई 6/6 होना चाहिए। मैं आप लोगों को पूरा जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। आपको आरआरबी एएलपी से रिलेटेड टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए इसमें क्या गया, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयड नंबर जो है नोटिफिकेशन दिया गया और ये जो है ना आप लोग को शॉर्ट नोटिस दिया गया और लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ क्या असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको हम लोग एएलपी के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ का है कि लास्ट सबमिशन जो है ना 19 फरवरी 2024 दिया गया है। अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया, बट एक शॉर्ट नोटिस के थ्रू यहाँ बता दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है कि कह रहा है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है ना 20 जनवरी करने, अगर 20 जनवरी से अगर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले आप लोग को इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी आ जाएगा। उसके साथ साथ इसका टोटल चीज़ हर एक चीज़ जानकारी आप लोग को फुल नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट लिए क्या है कि क्या है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे कह रहा है कि क्लोजिंग डेट क्या दिया गया है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट देखने को मिल रहा है कि 19 फरवरी 2024 को जो है ना एएलपी का जो है ना फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। नेक्स्ट क्या है कि वैकेंसी देखिए किसमें किसका वैकेंसी दिया गया है। तो वीडियो के पहले ही मैं आपको बता दिया था कि यह जो वैकेंसी है सिर्फ अभी आरआरबी की तरफ से एएलपी का वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और ये देखिए कि इसमें बता रहा है कि पोस्ट किसका है, तो एएलपी का पोस्ट है। और देखिए पे लेवल कितना है, इसमें लेवल 2 का पे लेवल दिया गया है और इनिशियली पे कितना है 19,900 इसका इनिशियली पे है। और मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए A1, ये याद रखिए एएलपी में हमेशा मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और एज लिमिट देखिए 1/7/2024 तक आपको 18 साल से लेकर के 30 साल तक करने, 18 से 30 साल जिन स्टूडेंट का अगर 18 से 30 साल तक है वो एलिजिबल है। और वो अगर 10th प्लस आईटीआई किए हुए हैं तो वो एलिजिबल है एएलपी के वैकेंसी के लिए। और आप लोग एएलपी के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और अभी से मतलब आज से ही अपना पूरा एक सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद क्या क्या आप लोग का टोटल सिलेबस देखने के बाद कैसे प्रिपरेशन करना है ये चीज़ याद रखिएगा। इसका जो है ना आप लोग को एग्ज़ाम जो होगा याद रखिएगा इलेक्शन के बाद होगा, तो इसलिए 3 से 4-5 मंथ है अभी आप लोग को, अगर अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोग को सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए है तो भीड़ भी ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि एज ए जनरल स्टूडेंट का रहता तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहता, लेकिन फिर भी सफिशिएंट है आप लोग को वैकेंसी 5696 जो वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर आईटीआई है। अब देखिए बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे मेरे चैनल पे जो जेई से रिलेटेड कैंडिडेट है, तो मैं आप लोगों को उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आरआरबी जेई का भी अप्रोक्स हमको लग रहा है कि आप लोग को मार्च से पहले इनका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फेज़ 1 होगा और फेज़ 2 होगा। तो फेज़ 1 में सिर्फ नॉन टेक रहता है और फेज़ 2 में क्या होता है कुछ नॉन टेक रहता है और उसके बाद कुछ फुल टेक्निकल 100 नंबर का रहता है। तो यहाँ देखिए आप लोग यहाँ कराए क्या कि स्टैंडर्ड ऑफ यहाँ पे मेडिकल फिटनेस क्या क्या दे रहा है। पढ़ा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, जितना भी रिस्पेक्ट है सभी रिस्पेक्ट में आप लोग को फिटनेस होना चाहिए। क्योंकि एएलपी जब भी आप लोग गाड़ी चलाओगे तो पूरा फिटनेस अगर मेडिकल फिटनेस नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है ना कि आप लोग को एक्सीडेंट्स होने का चांस होता है। इसलिए क्या होता है कि जब भी एएलपी में फुल मतलब A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। पहला क्या डिस्टिंक्ट विजन कि क्या क्या होना चाहिए देखने का 6/6 होना चाहिए। और 6/6 कौन होना चाहिए, विदाउट ग्लास, याद रखिएगा। फॉगिंग टेस्ट भी इसका होता है, क्योंकि अभी मान लो कि ठंड का मंथ है तो यहाँ पे फॉगिंग होता है, जिसके कारण आप लोग गाड़ी चलाना पड़ता है, जिसके कारण आपको वो भी एक टेस्ट फॉगिंग टेस्ट होता है, वो भी ज़रूरी होता है।
दूसरा क्या, नियर विजन जो SN 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर द कलर विजन। यहाँ देखिए कलर विजन में आप लोग देखिए जिन स्टूडेंट को अगर कलर विजन है वो इस फॉर्म को फिलअप करना ही उनके लिए बेकार है, क्योंकि कलर विजन आपके पास रहेगा तो आप इस टेस्ट में पास नहीं कर सकते हैं। क्या है, बिनो कलर विजन भी होता है, फील्ड ऑफ विजन होता है, नाइट विजन होता है, मेस्कोपिक विजन होता है। कहने का मतलब जो आप लोग को जितना भी टेस्ट होता है ना, फिजिकल टेस्ट, फिटनेस, टोटल टेस्ट इसमें कराया जाता है, क्योंकि इसमें A1 मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहना चाहिए, तभी आप लोग का यहाँ पे लास्ट, अगर आप एग्ज़ाम पास भी कर गए फिर भी लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा तो वहाँ आप लोग अनफिट हो जाओगे। तो ये देख लेना कि आप लोग अगर इसमें अगर आप लोग को टोटल बिलोंग कर रहे हो तो आप आसानी से आप फॉर्म फिलअप कीजिए और अपना प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पर आप लोग को मैट्रिकुलेशन, जो आप लोग को 10th बोलते हैं, SSLC, बहुत जगह SLC बोला जाता है, जिसको 10th को ही SSLC भी बोला जाता है। प्लस कहने का मतलब उसके बाद प्लस ITI आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT या SCVT। ये NCVT नेशनल होता है और SCVT स्टेट होता है। ये दोनों में किसी एक से आपका ITI मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है। कह इन द ट्रेड ऑफ, किस ट्रेड में, देखिए कौन कौन सा ट्रेड के वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहला है जो भी स्टूडेंट फिटर से, जो फिटर है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन है, ITI इलेक्ट्रीशियन से किए हैं वो भी फिलअप कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से कर सकते हैं, कह रहे हैं कि मिल रिंग या मेंटेनेंस मैकेनिक से भी कर सकते हैं, या मैकेनिक जो रेडियो या टीवी से कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर सकते हैं, या मैकेनिक मोटर व्हीकल से भी कर सकते हैं। वायरमैन से, कह रहे ट्रैक्टर मैकेनिक, कह रहे कि एमरेचर, कॉयल वाइंडिंग मैकेनिक डीजल, जो भी मैकेनिक डीजल, बहुत ही से बच्चे जो होता है ना मैकेनिक डीजल बोलते हैं, करते हैं, या इलेक्ट्रीशियन करते हैं। अधिकतर या तो आप लोग को इलेक्ट्रीशियन देखने को मिलेगा और मैकेनिक डीजल भी देखने को, यहाँ पे मैकेनिक डीजल को भी यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ है हीट इंजन, क्या है, टर्नल मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक्स। अब यहाँ जितना भी है ना, कहने का मतलब जितना टाइप का ITI आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ना, अगर वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है किसी NCVT और SVT से, तो आप जितना भी ITI आप जो भी कैंडिडेट ITI किए होंगे हर एक कोई इसमें एलिजिबल है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कहने का मतलब 10th किए हैं उसके साथ साथ ITI किए। अब मान लीजिए 10th कर लिया, बहुत कोई क्या होता है कि 12th भी कर लेता है, ग्रेजुएशन भी करता है, या MA भी कर लेता है, उसके बाद ITI करता है, वो भी एलिजिबल है। कहने का मतलब आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, सिर्फ मिनिमम 10th होना ज़रूरी है। आप 10th से पहले ITI वैसे भी नहीं होता है, तो मिनिमम 10th है। उसके बाद आप लोग कोई भी अगर ITI से रिलेटेड किए हुए कोर्स तो आप भी एलिजिबल है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक और कह रहा है, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैट्रिकुलेशन या SLC प्लस कोर्स कंप्लीशन एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन एवब। अब यहाँ पे उन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर वो स्टूडेंट अगर मान लो 10th कर लिया बट वो ITI नहीं किया, बट मान लो कि अभी जैसे रेलवे में क्या होता है, अप्रेंटिस निकलते रहता है, अगर वो अप्रेंटिस किए हुए हैं, जो ऊपर में जितना भी आप लोग को रिलेटिव जितना भी ट्रेड दिया गया, अगर उस ट्रेड से अगर अप्रेंटिस किए हुए हैं तो अप्रेंटिस वाले भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैट्रिकुलेशन या 10th किए 3 ईयर डिप्लोमा। अब वो स्टूडेंट यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो डिप्लोमा किए हैं, और डिप्लोमा किस किस ट्रेड में किए हैं, सिर्फ वही डिप्लोमा। अगर मान लो आप मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, या ऑटोमोबाइल से किए हैं, इंजीनियरिंग से किए हैं, तो कहने का मतलब अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल से किए, इलेक्ट्रिकल से किए, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हैं, अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं और उसके साथ साथ आप 10th किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अगला चलिए कि जो मान लीजिए जो ग्रेजुएशन है, जो बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, अब इंजीनियरिंग का वो बच्चा यहाँ पे सिर्फ एलिजिबल है जो ऊपर में जितना भी ट्रेड दिया गया है ना, उस ट्रेड से रिलेटेड। कहने का मतलब जैसे आप लोग को मैकेनिकल हो गया, या इलेक्ट्रिकल हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ला ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि डिप्लोमा के रिलेटेड जितना भी आप लोग को यहाँ ट्रेड दिया गया, अगर उस ट्रेड से अगर आप डिग्री किए हैं, बीटेक किए हैं ना, तो आप भी एलिजिबल है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो असिस्टेंट लोको पायलट का यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। तो अब कहने का मतलब जो 10th के साथ ITI किए हैं, जितना भी ITI जो भी आप ट्रेड होता है, अगर उस ट्रेड से कर लिए हैं तो आप भी एलिजिबल है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए आप मैट्रिक किए हैं बट किसी न किसी
तरह से अगर आप वहाँ पे जा करके, कहने का मतलब जो भी रेलवे में अप्रेंटिस आता है, अगर अप्रेंटिस आप किए हैं तो वो भी एलिजिबल है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप 3 साल का डिप्लोमा किए हुए किससे, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल से किए हैं तो वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर मान लीजिए आप BE BTech किए हुए हैं किससे, तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या ऑटोमोबाइल से, वो भी कैंडिडेट है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इतना स्पष्ट रूप से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, टोटल जानकारी आप लोग को पता चल गया होगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, जिससे हर एक चीज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एग्जाम किस तरह से लिया जाता है, उसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पे कितना, मैं आप लोग पहले ही बता दिया गया कि आप लोग कितना सैलरी प्रोवाइड होता है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना दिया गया है। अब चलते हैं कि रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL के लिए यहाँ पे करा है कि आप लोग ये डिटेल जो है ना बहुत ही जल्द जैसे ही फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहाँ पे कितना साल जो है ना उन लोगों के लिए दिया गया है कि एज ए नॉर्मल तो 30 साल दिया गया, OBC के लिए वैसे भी 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है, SC ST के लिए 5 साल दिया जाता है। तो कहने का मतलब OBC जो भी कैंडिडेट उनके 33 साल होगा और SC ST कैंडिडेट उनके लिए 35 साल एलिजिबल हो जाएगा। अब क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना ये CBT, ये जो है ना RRB के थ्रू से CBT एग्जाम लिया जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पे आप लोग को एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद आप लोग को सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट जारी करेगा। अब चलते हैं एग्जामिनेशन फ़ी जो है ना, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। अब जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए कितना आप लोग को एग्जामिनेशन फ़ी दिया जाएगा। तो देखिए आप लोग एग्जामिनेशन फ़ी कितना देना पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो जितना भी कैंडिडेट है, मान लीजिए जो भी कैंडिडेट जैसे जनरल हो गए या अदर जो भी ऑल ओवर इंडिया भर सकते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो आप जनरल हो गए, EWS हो गए, OBC हो गए, समझ रहे हैं ना। उसके साथ साथ आप लोग इतना भी कैंडिडेट जो भी है उनके लिए टोटल 500 रुपया लगेगा। और दूसरा जो कैंडिडेट है जो SC हो गए, ST हो गए, जो एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, जितना भी फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ है या इकोनॉमिकल EBC जो EBC है, उनके लिए कितना लगेगा 250 रुपया लगेगा। कहने का मतलब जनरल हो गए ऑल ओवर इंडिया, उसके साथ आप लोग EWS हो गए, उसके साथ साथ OBC हो गए, इन तीनों के लिए कितना लगेगा 500 रुपये लगेगा। अदरवाइज जितना है उसके लिए 250 रुपीज़ लगेगा, यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है फॉर डिटेल ऑन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। अब कहने का मतलब यहाँ पे जो है ना, जैसे CBT 1 का एग्ज़ाम होगा ना, अगर वहाँ पे एग्ज़ाम आप अपेयर हो गए ना, जैसे ही एग्ज़ाम, अगर बिना एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो रहे, अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अपेयर हो गए, सेंटर पे जाके आप एग्ज़ाम दे दिए CBT, तो आपका जो एग्ज़ाम फ़ी है ना वो रिटर्न कर दिया जाएगा कुछ समय बाद। जैसे ही रिजल्ट होगा, रिजल्ट होने के बाद आप लोग को जो है ना वो जो भी एग्जामिनेशन फ़ी है उसको रिफंड कर दिया जाता है। ये स्पष्ट रूप से इससे पहले भी ऐसा RRB में हुआ है, रेलवे में रिक्रूटमेंट के थ्रू ऐसा किया जाता है। चलिए अगला क्या है, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या दिया है, कह रहा है फॉर डिटेल प्लीज़ रेफर कितना, ये मतलब कहने का मतलब आप लोग को जो है ना रिक्रूटमेंट जो है ना 1/2024 के थ्रू आप लोग को कराया जाएगा और ये बहुत ही जल्द आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो RRBs का होता है वहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन सा आप लोग को जो है ना RRBs जो है ना पार्टिसिपेटिंग है 1/2024, जो आप लोग को एडवर्टाइजमेंट नंबर है, अहमदाबाद हो गया, अजमेर, बेंगलोर और ओवरऑल जितना भी है ना आप लोग को यहाँ पे देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट जनरल गाइडलाइंस क्या क्या दिया गया है। जनरल गाइडलाइंस फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन में क्या दिया गया, वही स्पष्ट रूप से वही करा कि अगर ये नोटिफिकेशन नंबर 124 है जिसमें आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे टोटल फुल डिटेल के साथ आप लोग को मिल, जैसे ही फुल डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। ये शॉर्ट डिटेल है, शॉर्ट नोट्स शॉर्ट डिटेल दिया गया, तो जैसे ही फुल डिटेल दिया जाएगा तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से फिर से आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल based on details furnished by the candidate in the application. Candidate must satisfy themselves that they are eligible for the post। कहने मतलब वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है जो मतलब उस कैटेगरी से रिलेटेड आता है, जो एलिजिबल है 10+ ITI वो या तो आप BTech किए या डिप्लोमा किए में, सिर्फ रिलेवेंट जो भी आप लोग को ट्रेड दिया गया है। आप कराइए कि नोट ए कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ओनली 1 RRB। अब जो भी RRB यहाँ दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए RRB जो पार्टिसिपेंट कर रहा है, अगर आप पटना में भर दिए हैं ना तो आप यहाँ पे प्रयागराज में नहीं भर सकते या मालदा में कहीं नहीं, कहने अगर किसी एक जोन में आप भर दिए हैं ना तो दूसरा जोन में आप फॉर्म फिलअप वहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप दूसरा जोन में अगर फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRBs एंड ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड। कहने का मतलब आप एक ही फॉर्म किसी एक RRB या तो पटना हो गया या रांची हो गया, जहां भी आपको करना है तो किसी एक RRB में ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा जैसे ही आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके आधार नंबर से वहाँ फॉर्म फिलअप होता है, तो आपको जैसे ही वो पता चल जाएगा तो आपको दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आप लोग का फिर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। अगला क्या है, कैंडिडेट मस्ट
कीप देयर रजिस्टर मोबाइल नंबर। अब यहाँ कर है कि आप जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपके पास रहना चाहिए, रजिस्टर ईमेल आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोसेस थ्रू ऑल कम्युनिकेशन विद देम ओनली। कहने का मतलब मान लीजिए जैसे ही आप लोग का क्या होता है कि आप जो भी आप एक्चुअल ईमेल आईडी या पासवर्ड या उसके बाद मोबाइल नंबर देते हो, तो आपके मोबाइल पर जैसे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला रहता है तो एडमिट कार्ड के लिए नोटिफिकेशन क्या होता है ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू वहाँ से RRB के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम ना छूटे, इसलिए एक माध्यम हो गया। तो अब देखिए जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पूरा जानकारी मिल जाएगा। उसके साथ सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा कि कौन कौन सा सिलेबस है, कितना नंबर हो, आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।